हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं। रोज रोज स्टूडेंट सोचते हैं वापस से पढ़ना है, इसीलिए हमने आज पढ़ाने वाला कोई टॉपिक नहीं लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये अपने पदार्थ वाले टॉपिक से लिए हुए हैं। जैसा कि हमने पदार्थ में पढ़ा था, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इसके अलावा मिक्सचर, यानी कि हम लोग बात करें तो एटम हो गया, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। तो दोस्तों ये जिस भी एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है, पता नहीं उसने क्या सोच के ये सेट किया है, लेकिन उसने ज्यादातर जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक में से, तत्व, यौगिक, मिश्रण में से घुमा घुमा के उसने एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। तो इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व हैं। अब अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको वो चीजें सारी समझ में आ गई होगी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है और ये इवन दैट कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो जैसे स्कूल्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, या फिर वो ऑब्जेक्टिव्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बोर्ड भी ज्यादातर अभी जैसे एग्जाम पहले करवाने की थी तो उसमें ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे और कुछ जो आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये जो कंपटीटर हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये वाले सारे जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो अपना कंप्लीट भी हो चुका था, इसीलिए मैंने ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। इसमें पहला है, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है। तो जब मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाई थी, ठोस, द्रव और गैस, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वायुमंडलीय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, जो कि लगभग 78% होती है। फिर सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होती है, थर्ड नंबर पर आर्गन होती है और फोर्थ नंबर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और देखो क्वेश्चन भी यही है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो देखो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है नाइट्रोजन और तीसरा है सिलिकॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा आंसर सी। और यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हैं। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। हम लोगों के दिमाग में जनरली क्या होता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ पर वायुमंडल में पूछ रहा है, वातावरण में पूछ रहा है, और यहाँ पर आपसे ब्रह्मांड में पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस नहीं है। वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है हाइड्रोजन गैस, और दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम होता है हीलियम। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, सिलिकॉन नहीं होगी, फिर तीसरी ओर बात करते हैं ऑक्सीजन नहीं होगी, चौथा हाइड्रोजन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यदि हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पहले नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है, और फिर नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? हीलियम होती है। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बात करें। अब देखो एग्जाम की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। इसका रीजन ये है कि थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर किस तरीके से देना है ये समझ के पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। तो आपको समझने के साथ साथ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो ये भी देखना है कि एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा है। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को हमारे हिसाब से ले लेते हैं। जैसे हम लोग घर से पढ़ के आए हुए होते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, लेकिन हमें वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद सोचने की जरूरत होती है कि वास्तव में एग्जामिनर ने इतना इजी क्वेश्चन दिया है, इसके पीछे मंशा क्या होती है। एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन देख के गलत कर देगा, तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। तो आपको मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ, आपको भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक यानी कि कंपाउंड का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? क्वेश्चन ये है कि यौगिक का सबसे छोटा भाग कौन सा है और जिसके गुण किसके समान हो? यौगिक के समान हो। अब मैंने आपको बताया था कंपाउंड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक
निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि सबसे पहले अपन बात करते हैं मिक्सचर। तो ये तो वैसे भी अलग हो गया क्योंकि मिक्सचर में सारे के सारे पदार्थ होते हैं, उनका कोई निश्चित फिक्स रेशियो नहीं होता है। फिर हम लोग बात करते हैं परमाणु। तो परमाणु जो होता है ये किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसको अपन परमाणु बोलते हैं, और जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था, और फिर बाद में किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। इसीलिए हम डाल्टन को क्या बोलते हैं, परमाणु का खोजकर्ता भी बोलते हैं। तो परमाणु नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं अणु। अब अणु और यौगिक दोनों ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गुणधर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, और बहुत सारे अणु जो होते हैं ये एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगी। तो एक बार ये मान लेते हैं कि अणु होगा, फिर तत्व। तो देखो तत्व जो होता है ये क्या होता है, एक जैसे परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो शुद्धतम पदार्थ होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यौगिक का सबसे छोटा पदार्थ क्या होता है, अणु होता है, जिसका क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए तो बहुत सारे अणु, जैसे मैंने आपको बताया अणु जैसे नाइट्रोजन का है, इसी तरीके से हाइड्रोजन का है। मैंने आपको एक रिएक्शन भी बताई थी, N2 3H2 से मिलकर बनता है 2NH3, यानी कि ये हाइड्रोजन के अणु है और इससे क्या मिलकर बना है, यौगिक बना है, अमोनिया नामक यौगिक बना है। अमोनिया क्या होती है, एक गैस होती है। तो ये जो है इनके समान गुणधर्म प्रदर्शित करती है। अमोनिया जो होंगे इसके ज्यादातर गुण जो होंगे वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलते जुलते होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध पदार्थ है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु, मैंने आपको बताया था कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ होता है वो तो क्या होता है, तत्व होता है। तो अपना ये वाला आंसर तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बोल रहा है 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु। फिर बात करते हैं ये सभी। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में जो एग्जामिनर है वो सारे ऑप्शंस देने से पहले ही दे देता है कि ये सभी आंसर होंगे इसके या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब भी आपको ऑल मिले या फिर नन ऑफ दीज मिले तो उस कंडीशन में आपको सारे के सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो अपना पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ होता है। फिर मिश्रण की बात करते हैं तो आपको पता है कि मिश्रण 2 अलग अलग पदार्थों का किसी भी अनुपात में संयोजन होता है तो मिश्रण बनता है। तो ये मिश्रण इसका आंसर हो सकता था क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि शुद्ध पदार्थ है तो मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको मिश्रण के 2 प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें मैंने बोला था कि जैसे हम अगर विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो उसमें एक उदाहरण होता है जैसे कि रेत प्लस पानी। तो क्या वो शुद्ध पदार्थ है, क्या नहीं है, तो यानी कि मिश्रण भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर बात करते हैं, ये सभी वाला वैसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब एक ऑप्शन कैंसिल हो गया तो सभी वाला आंसर नहीं होगा। फिर बात करते हैं यौगिक। अब कोई भी यौगिक ले लेते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे यौगिक का उदाहरण है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब ये यौगिक जो है ना ये शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये एसिड जो होता है ये शुद्ध पदार्थ होता है क्योंकि एसिड में कुछ मिला हुआ नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टेनोग्राफर 2021 के पेपर में पूछे हुए हैं, मैंने आगे मेंशन भी कर रखा है, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन उसी एग्जाम से लिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है। जैसा कि मैंने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन किया है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली टिक कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक तथा एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन का यह कहना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें एक ही जो पदार्थ है वो अणु की तरह भी व्यवहार करेगा और वो यौगिक की तरह भी बिहेव करेगा। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कच्चा तेल। तो कच्चा तेल की यदि हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे यौगिक। यौगिक जो होता है ना ये शुद्ध पदार्थ होता है, जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की थी। अब यहाँ पर कच्चा तेल जो होता है ना ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, मोम ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं मिश्रित रूप में होते हैं और इनकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। फिर हम बात करते हैं सोडियम। तो देखो सोडियम क्या है, एक धातु है, यानी कि एक धातु है, तो ये अपना यौगिक और अणु नहीं हो सकता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, यहाँ पर केवल अणु की तरह बिहेव करेगा, ये यौगिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। फिर लास्ट हम बात करते हैं पानी, यानी कि H2O। तो आपको पता है
कि यहाँ पर पानी जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना हुआ है, तो पानी यहाँ पर अणु की तरह भी व्यवहार करेगा और यौगिक की तरह भी व्यवहार करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है H2O और FeS यानी कि जल और फेरस सल्फाइड किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कि ये क्वेश्चन ये है कि इसमें ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा H2O तत्व तो होगा नहीं, क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। फिर नन ऑफ दिस, तो ये वाला नहीं होगा, एक बार नन ऑफ दिस को रहने देते हैं क्योंकि आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं। फिर हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे परिभाषा नहीं पूछी जा रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि यौगिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो पानी होगा ये शुद्ध पदार्थ ही होगा। पानी मतलब जैसे ये मिलकर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन जब हम पानी की बात करेंगे, जब हम पानी को देखेंगे तो वो क्या होगा? शुद्ध होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। फिर हम बात करते हैं फेरस सल्फाइड, यानी कि कोई भी धातु है, धात्विक सल्फाइड है ये, तो धात्विक सल्फाइड जो है ये भी क्या होगा? शुद्ध होगा। फिर तो यौगिक हमारा आंसर सही हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मिश्रण। तो मिश्रण हमेशा आप ध्यान रखना, मिश्रण का मतलब है कि तो कोई दो अलग अलग बेमेल पदार्थों को अपन क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, तो वो किस में आएगा? मिश्रण में आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कशन किए, तो आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।